हेलो। हाँ कार्तिक, चालू करो सर। ओके। हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास वी हैव फिनिश द चैप्टर सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ हमारा हो गया था। मैंने क्या बोला था, हैव मेड अ स्मॉल पीपीटी फॉर द होल चैप्टर के लिए समरी बनाया मैंने, पीपीटी सोशल हेल्थ समरी। व्हाई हैव मेड अ समरी? बिकॉज सम बच्चों ने क्या किया, कुछ पार्ट मिस किया बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी इश्यूज, शायद ऐसा हो सकता है। कुछ बच्चों को कुछ अगर नहीं समझ में आया होगा, सम स्टूडेंट्स हैव जॉइंड लेट, ओके। तो फॉर देम आई मेड अ स्मॉल समरी। एक बार हम लोग समरी के गो थ्रू करेंगे, द होल चैप्टर विल बी वेरी मच क्लियर। उसके बाद वी विल स्टॉप सोशल हेल्थ, नाउ विल कंसंट्रेट फॉर नेक्स्ट चैप्टर, ओके। तो जस्ट गो थ्रू द समरी, विल गो थ्रू द समरी, ओके। मैं वापस थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो द कॉन्सेप्ट विल बी वेरी मच क्लियर। बहुत ध्यान से सुनना है। द होल चैप्टर विल बी रिवाइज, पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा अगर समरी पे आपने ध्यान दिया तो। Okay, social health. You know what is the meaning of social health, right? First thing, what to do and what not to do. So for good social health, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. Already we have discussed. This is a summary. What to do and what not to do. Okay. What we should not do. Overuse of television, mobile, and internet we should avoid. We should not do. For a good social health, this thing we should not do. Overuse of television, mobile, and internet. Being always involved with the same daily routine work or favorite job we should not do. खाली हम अपने जॉब पे, अपने डेली रूटीन वर्क पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए. These things are not good for social health. Understood what we don't have to do? Clear? Okay, next. What we have to do? Increase your interaction socially. Already मैंने डिस्कस किया है. Highly interactive people is better for social health. तो अगर आपका इंटरेक्शंस कम है, प्लीज इंक्रीज योर इंटरेक्शंस. तो फर्स्ट पेज क्लियर हो गया, व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी डोंट हैव टू डू. दिस आर द थिंग्स वी डोंट हैव टू डू एंड इंटरेक्शंस बढ़ाओगे विल बी बेटर फॉर अ सोशल हेल्थ. फर्स्ट पेज इज क्लियर. वी कैन गो टू द सेकंड पेज. यस. फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, राइट. व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर्स? याद है मैंने बताया था, सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स ऑफ पर्सन, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिसिन. अगर मेरे पास फूड नहीं है, क्लॉथ नहीं है, शेल्टर, मेडिसिन है, क्या मेरा सोशल हेल्थ होने वाला? अच्छा, नो. My physical fitness will not be good and I will not get time to interact with the people. क्योंकि मेरा सारा टाइम किसके लिए जाएगा? फूड कलेक्शंस में चला जाएगा, मनी को अर्न करने में चला जाएगा. अंडरस्टूड? वी विल हैव टू गो वेरी फास्ट क्योंकि समरी है. फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. सेकेंड, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एजुकेशन हमारे बॉडी में क्या सिखाता है? बिहेवियर, मैनर, डिसिप्लिन. बिहेवियर, मैनर एंड डिसिप्लिन सिखाता है. एंड डेफिनेटली दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरेक्ट विद सम पीपल. और एक एजुकेशन लेने से हमारा सोशल हेल्थ बेटर होगा. तो सेकंड फैक्टर व्हिच अफेक्ट द सोशल हेल्थ इज एजुकेशन. फाइनेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट. मैंने बताया हमने सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, हाई, मीडियम एंड लो. बट एक्चुअली वो जो लेवल है, इट इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मनी. हाई लेवल वाला आदमी मिडिल वाले आदमी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता है, मिडिल वाला लो लेवल के साथ नहीं करना चाहता है. द रीजन बिहाइंड थिंग इज ओनली द मनी.
राइट? तो मनी के कारण भी योर सोशल हेल्थ कैन गेट डिस्टर्ब. अगेन गार्डन्स मैंने आपको बताया बिकॉज रिकलेक्शन ऑफ पीपल कहाँ पे इकट्ठा होते हैं बेटा? वेयर द रिकलेक्शन टेक प्लेस इन द गार्डन्स. व्हेन द गार्डन्स पीपल रिकलेक्ट होंगे तभी कन्वर्सेशन बढ़ेगा, तभी फ्रेंडशिप का भी चांसेस है. एंड डेफिनेटली गार्डन ऑल्सो अफेक्ट योर सोशल हेल्थ, यानी सोसाइटी में एरियाज में गार्डन होना चाहिए. नेक्स्ट इज द सोशल एंड फिजिकल कंडीशन. सोशल कंडीशन मतलब जो लोग वहाँ पे रिसाइड करते हैं दे शुड बी सोशली हेल्थ बेटर होना चाहिए, यानी शुड बी गुड पीपल. और अच्छे पीपल नहीं होंगे तो क्या हम लोग जाके उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे? तो द सोशल एनवायरनमेंट शुड बी गुड. हमारे आजू बाजू में अच्छे लोग होना चाहिए. फिजिकल कंडीशन मतलब एयर वाटर एंड सॉइल. अगर एनवायरनमेंट ही क्लीन नहीं है, हर जगह पूरा डर्ट है, एवरीथिंग डर्टी फैला हुआ है, क्या हम बाहर निकलेंगे? डेफिनेटली वी डोंट लाइक टू गो आउट बिकॉज द फिजिकल एनवायरनमेंट इज नॉट गुड. एंड डेफिनेटली अल्टीमेटली क्या इफेक्ट होगा बेटा? आवर सोशल हेल्थ विल बी अफेक्टेड. सोशल एनवायरनमेंट ऑफ सराउंडिंग, अगेन द हाउ द पीपल आर बिहेविंग विद यू. ओके, अच्छे लोग हैं तो डेफिनेटली आपका क्या होने वाला? आपका सोशल हेल्थ बढ़ने वाला. इज इंटरकनेक्टेड विद द सोशल. रेसिडेंस मैंने ऑलरेडी बताया था, गोकुल धाम सोसाइटी. अगेन आई एम रिपीटिंग, रेसिडेंस अगर गोकुल धाम जैसा सोसाइटी ऐसा होगा, ओके, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आई थिंक एवरीबॉडी कैन सी, ओके, सब देखते हैं. तो रेसिडेंस अच्छा होगा तो डेफिनेटली रिलेशंस बढ़ने वाला है. कुछ तो ऐसे रेसिडेंस सोसाइटी है कि लोग नीचे जाना नहीं चाहते, एंड सम रेसिडेंस सोसाइटीज आर सो गुड कि द पीपल यू लाइक टू गो डाउन, ओके, इवनिंग में या मॉर्निंग में वॉक के लिए गार्डन से एंड ये सब, एंड जिससे फ्रेंडशिप बढ़ता है, रिलेशनशिप बढ़ता है, एंड इज गुड फॉर सोशल हेल्थ. द नेक्स्ट फैक्टर विच इज देयर is a what? Is a water. Water, why the water is essential? वो भी आपको पता why the water is essential, मैंने पहले भी बताया था. Because there are many diseases which are spread through the water. तुमको clean water मिलना बहुत जरूरी है. अगर clean water नहीं मिलेगा हमारा health deteriorate होगा, and finally our social health will be affected. Then there are certain people जो water को fetch करने के लिए, water को लेने जाने के लिए full day they have to spend. The small kids, they have to travel a long distance to fetch your water, and जिस केस में उनको टाइम नहीं मिलता, उनका एजुकेशन नहीं हो पाता है, and finally their social health is affected. नेक्स्ट इज द टॉयलेट. मैंने आपको बताया देयर आर मेनी डिसीज कैन स्प्रेड टू द टॉयलेट. अगर टॉयलेट शेयरिंग है, मोस्टली वेयर इन द स्लम एरियाज में टॉयलेट का शेयरिंग करना पड़ता है, वहां पे डिसीज स्प्रेड का चांसेस ज्यादा होगा. ओके, कम से कम समटाइम्स व्हाट हैपन, हमारा नंबर आने के लिए हमको वी हैव टू वेट फॉर 40-45 मिनट्स. इसके में मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब होता है, एंड अगेन डिस्टर्बेंस इन योर हेल्थ, और हेल्थ डिस्टर्ब होगा तो फाइनली व्हाट हैपन, योर सोशल हेल्थ विल बी अफेक्टेड. द टॉयलेट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. Political conditions मैंने आपको बताया. There are some people in the society of different political parties. Some is from BJP, some are from Congress, some are from Shiv Sena, some are from some other parties, NCP. And उनके बीच में क्या हो जाता है? For party they start अलग अलग व्यूज करते ही वो बीजेपी का तारीफ कर रहा है, वो शिवसेना का तारीफ कर रहा है, वो कांग्रेस का तारीफ कर रहा है. इसके बीच में हमारे बीच में क्या हो जाता है? हमारे बीच में रिलेशनशिप खराब हो जाता है. पॉलिटिकल कंडीशंस भी सोशल हेल्थ को खराब कर सकता है. राइट्स भी हुए हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंडीशंस. प्लेग्राउंड्स, अगेन प्लेग्राउंड्स होगा देन ओनली विल डू द फिजिकल एक्टिविटीज. हम फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे देन ओनली वी विल बी फिट. ओके, एंड हम फिट होंगे तभी हमारा सोशल हेल्थ क्या होने वाला है? बेटर होने वाला है. देन सोशल ट्रीटमेंट, इक्वली सबको ट्रीट करना है. आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम अपर कास्ट, वो लोअर कास्ट का है तो मैं क्यों उससे बात करूं? कास्टिज्म नहीं होना चाहिए. आई एम हिंदू, ही इज मुस्लिम, ही इज क्रिश्चियन, ऐसा कास्टिज्म नहीं होगा. कास्टिज्म होगा अगेन अगर सोशल ट्रीटमेंट नहीं है, द सोशल हेल्थ विल बी अफेक्टेड. सोशल सेफ्टी होना चाहिए. टीजिंग टू द गर्ल्स, मॉल्स्टिंग टू द गर्ल्स, ओके, देन थीफ, चोरी हो रही है, ओके, आजू बाजू एरियाज में गुड नहीं है. बाहर रात को जाने में, मैंने दिल्ली के एग्जांपल दिया, आफ्टर 7 PM पेरिस डजंट अलाउ द गर्ल्स टू गो आउट. क्यों? आपने देखा कितना रेप का कंडीशन सिचुएशंस एंड ऑल हुआ है, इंसिडेंट हो चुका है रेप एंड ऑल का. तो द पीपल आर नॉट रेडी टू सेंड देयर चिल्ड्रन आउट इन द इवनिंग बिकॉज सोशल सेफ्टी नहीं है. तो द पीपल आर नॉट गोइंग आउट, वेदर उनका सोशल अच्छा हो सकता है? डेफिनेटली नहीं होगा. दैट विल बी अफेक्टेड. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होना चाहिए, मैंने बताया था. There should be a proper road and so that the materials can come and go and so we can travel. जैसे हमने village का example बताया था, the distance between the villages are very long. अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, nobody will travel from one village to another, interactions नहीं होगा लोगों के साथ, and again our social health will be affected. And education and job, education already बताया, job opportunities. If I am not having a job opportunity in the society, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरा mental stability ठीक नहीं होगा, I will be under stress, and finally my social health will be affected. These are the factors which affect the social health. Already हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. This is only the summary. I think it's very much clear. We can go to the next page.
फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द सोशल, व्हाट आर द फैक्टर डिस्टर्बिंग द सोशल? पहला है मेंटल स्ट्रेस, ऑलरेडी डिस्कस किया था. देयर आर मेनी रीजंस फॉर अ मेंटल स्ट्रेस, याद है ना, एजुकेशन, बिजनेस, देयर आर मेनी थिंग. और मेंटल स्ट्रेस में अगर आदमी रहेगा वो will not interact with the friend, will not go to the relatives house, and finally क्या होने वाला बेटा? The social health will be affected. So the first factor which affect the social health is mental stress. Addictions मैंने बताया है, we should try to avoid smoking, tobacco, गुटखा, alcohol and drugs. एडिक्शन से क्या हो जाता है? द रिलेशनशिप गेट डैमेज, आपको फिजिकल प्रॉब्लम भी होगा, मेंटली ऑल्सो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, योर सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट हो सकता है, एंड फाइनली इट विल अफेक्ट योर सोशल हेल्थ. नेक्स्ट इज इनक्यूरेबल डिसीज. और किसी को इनक्यूरेबल डिसीज मतलब ट्यूबरक्लोसिस, एचआईवी, ओके, लेप्रोसी हो गया, द पीपल स्टार्ट अवॉइडिंग देम, उनसे बात करना छोड़ देते हैं. ऑटोमेटिक क्या होगा? द फ्रेंड्स विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, उनके साथ कोई बात नहीं करेगा, उसके फ्रेंड्स कम हो जाएंगे, एंड फाइनली द सोशल हेल्थ विल बी अफेक्टेड. एंड द लास्ट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट करता बेटा इज एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. हम ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, हमारा पूरा टाइम कहाँ पे वेस्ट होगा? ऑन इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप एंड टेलीविजन, एंड फाइनली what happen? Our social health will be affected because we will not get time to interact with the people. Irrational use, you know, irrational मतलब जिसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, नॉट अ प्रॉपर रीजन, विदाउट एनी रीजन एंड लॉजिक जब हम कोई काम करते हैं, इट इज कॉल्ड इर्रेशनल. इर्रेशनल मतलब certain logic and reason. The irrational मतलब without any logic and reason if you are doing. So irrational use of modern technology is good for us? No, definitely it's bad for us. How it affects? Let us discuss. Excessive and unnecessary use of modern technology and communication media and use of internet for committing cyber crimes come under a irrational use of modern technology. अगर ऐसा कुछ हो रहा है, but it is an irrational use. What happen in this? Excessive use करोगे तो what will happen? The physical problem will arise in your body. याद रखना, excessive use से physical problem like tiredness, headache, insomnia मतलब रात को नींद नहीं आना, forgetfulness, बच्चे बोलते थे फिर मैं भूल गया, पढ़ाई कर रहा था भूल जाता हूँ, याद नहीं आता है, कैन बी द रीजन. कम्युनिकेशन मीडिया भी रीजन है. tinnitus मैंने बताया कान के अंदर रिंगिंग साउंड क्रिएट होता है, जॉइंट पेन्स, आर्थराइटिस का बताया मैं, विजन प्रॉब्लम, दिस ऑल प्रॉब्लम कैन ऑकर बिकॉज ऑफ unnecessary use of modern technology and communication media. And अगर what are the thing included in cyber crimes? Already हमने डिस्कस किया था, सेल ऑफ inferior quality items through websites. किसी ने हमको inferior quality अगर बेच दिया, सेल कर दिया है, ओके, उन्होंने वेबसाइट पे अलग कुछ बताया था, एंड द मटेरियल व्हिच केम एट होम वाज सम डिफरेंट, इसका मतलब देयर इज वन टाइप ऑफ साइबर क्राइम. बैंक ट्रांजैक्शन विदाउट नॉलेज ऑफ कस्टमर्स, somebody have removed the money from my account without my knowledge, again it is also a part of cyber crime. Teasing and financial exploitation of females through a fake social media accounts, गलत मीडिया अकाउंट से फीमेल को टीज करना है, फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करना, इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइबर क्राइम. हैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसको कोई हैक कर रहा है, मेरा उसने हैक कर दिया, मैं इंफॉर्मेशन चोरी कर लिया, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइबर क्राइम. पायरेसी, यू नो, पिक्चर्स का पायरेसी हो जाता है, पिक्चर रिलीज नहीं हुई, सेकंड डे कम्स ऑन द मोबाइल, पायरेसी ऑफ कोई रिटन लिटरेचर का पायरेसी हुआ, फोटो, सॉफ्टवेयर, म्यूजिक का कोई भी चीज किसी चोरी कर रहा है और पायरेसी कर रहा है, ओके, देन दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ अ साइबर क्राइम. स्प्रेडिंग अ डिगरेटरी मैसेज मतलब ऐसा मैसेज जो किसी को हर्ट कर सकता है, ओके, ऐसा मैसेज किसी के बारे में क्रिएट करना, वल्गर मिचोस इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट अकॉर्डिंग द रिलीजियस गॉड के बारे में, और ऐसा कुछ हो रहा है, अगेन it is a one type of cyber crime. And spread of personal information through internet and social media में अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या कर दिया उसने, किसी ने अपलोड कर दिया इंटरनेट और सोशल मीडिया पे, अगर देयर इज एनीथिंग, अगर ये कुछ हो रहा है, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन अ साइबर क्राइम. आपको मालूम है और साइबर क्राइम यूनिट हैज बीन सेट अप, आप वहां पे जाके कंप्लेन कर सकते हो, या यू टॉक टू योर पेरेंट और टीचर्स या फ्रेंड से या कजिन से बात करके इस चीज का सोल्यूशन निकालना आपको. नेक्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट. आपको मैंने बताया स्ट्रेस का क्या क्या प्रॉब्लम होता है, वेदर वी कैन मैनेज द स्ट्रेस, देयर आर मेनी वेज, उसमें से कुछ पॉइंट मैंने निकाला है. कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन विद पीयर्स ग्रुप मतलब सेम एज ग्रुप, कम्युनिकेशन विद कजिन्स, टीचर्स, फैमिली मेंबर्स हमारे स्ट्रेस को कम कर सकता है. फॉस्टरिंग हॉबीज लाइक फोटोग्राफी,
रीडिंग, कुकिंग, कोई भी हॉबीज जो आपको पसंद है, कुकिंग, स्कल्पचरिंग, ड्राइंग, एनीथिंग विच यू लाइक, आप वो करोगे एंड आपका स्ट्रेस कम हो सकता है. फिजिकल एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा also help you lot to decrease your stress. Inculcation of character like a time management, planning, अगर ये सब आप फॉलो करोगे देन ऑल्सो आपके स्ट्रेस को क्या कर सकते हो, आप कम कर सकते हो. अंडरस्टूड, दिस मच इज क्लियर. We can go to the next page. ऑर्गेनाइजेशन हेल्पिंग टू इम्प्रूव. व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन? पहले आप है यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको, मैंने बताया 45 एनजीओस. एनजीओस मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैव कम टुगेदर, जिसमें टाटा ग्रुप भी है, डब्ल्यूएचओ भी है. किसके लिए बेटा? टू फाइट अगेंस्ट द टोबैको. There are some people, organizations which have formed a group and they are fighting against the tobacco. सलाम. देन गवर्नमेंट स्कीम आपको मैंने बताया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वधार. ओके, सम हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको बताया था 1098. चिल्ड्रंस के डायरेक्टली, चिल्ड्रंस के लिए डायरेक्टली कैन टॉक और डिस्कस कर सकते हो अपना प्रॉब्लम. वहाँ पे पुलिस मैंने जो आपको हेल्प करेंगे. देयर आर मेनी स्कीम्स मेड बाय गवर्नमेंट, ओके, फॉर द सोसाइटी. एंड लास्ट वाला आपको मालूम है, सलाम मुंबई फाउंडेशन, द आर्मी, पीपल्स आर्मी, चिल्ड्रंस आर्मी, जो डिफरेंट डिफरेंट को मैंने वीडियो दिखाया था, वाज वेरी क्लियर. बहुत ही अच्छा वीडियो था उसमें. उसमें बताया गया था कैसे स्कूल्स में जाके लोगों को एजुकेट कर रहे हैं. पान का जो शॉप है, जो टोबैको शॉप है, वहाँ पे जाके लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि प्लीज डोंट सेल दिस प्रोडक्ट, इससे लोगों को क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है. दिस इज व्हाट अबाउट द चैप्टर. ओके, तो आई थिंक इज वेरी मच क्लियर टू एवरीबडी. जो हमने सोशल हेल्थ चैप्टर किया है, अभी सोशल हेल्थ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं, कि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया. ऑल पेजेस हैव एक्सप्लेन और एक्टिविटीज हैव एक्सप्लेन एंड ऑलमोस्ट मैंने समरी भी एक्सप्लेन किया है, जिससे डाउट इज वेरी मच क्लियर. जो मैं वर्कशीट आई हैव रिमूव्ड ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक कंटेंट. टेक्स्ट बुक का सारा कंटेंट का क्वेश्चन है उसमें. एक्टिविटीज के लिए मेकिंग अ डिफरेंट शीट, पूरा टेक्स्ट बैक एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कर दिया है, विच आई विल अपलोड इन अ ग्रुप. पूरा आंसर्स मैंने बना के दिया है, आपको कुछ भी टेंशन नहीं है. आपको सोशल हेल्थ का 5 वर्कशीट दिया हुआ है, ऑल 5 वर्कशीट्स यू विल राइट, जिसमें एक्टिविटी भी आ जाएगा एंड होल टेक्स्ट बुक कंटेंट आ जाएगा. आई विल शेयर द टेक्स्ट बैक का नोट्स which already properly I have made, वो आप लर्न करोगे, उसका मैं टेस्ट पेपर शेयर करूंगा. The chapter has been done. Nobody can stop you scoring 4 marks. मिनिमम 4, मैक्सिमम कैन कम फॉर 6. इतना आपको मिल सकता है खाली इतना स्टडी करके. 1 वीक के अंदर समझो हमने 4 to 6 मार्क्स एक्वायर कर लिया, जो बहुत ही अच्छी बात है. वी आर इन वेरी गुड पोजीशन, नथिंग टू वरी. अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? नाउ this chapter has been done. Now what we will do beta, we will start a new chapter, and the chapter we are starting is chapter number 4 of science 2, environmental management. The page number is 36. आप चाहिए तो रिमूव कर लीजिए बेटा. अगेन आई एम रिपीटिंग, वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 4, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. ओके, पेज नंबर 36. क्लियर टू एवरीबॉडी? वी कैन स्टार्ट. अगेन ईवीएस चैप्टर है. मिनिमम इट विल कम फॉर 5 मार्क्स एंड मैक्सिमम इट विल कम फॉर 7 मार्क्स. सोचो, मिनिमम 5 मार्क्स एंड मैक्सिमम 7 मार्क्स. यानी अगर हमने सोशल और द चैप्टर खत्म कर लिया तो आउट ऑफ 14 साइंस 2 वी कैन राइट 10 मार्क्स पेपर, खाली ये 2 चैप्टर करके 10 मार्क्स. एंड 10 मार्क्स कितना होता है? 40 का 25%. खाली ये 2 चैप्टर करके we will finish 25% of science 2. कितना इजीली वी कैन स्कोर, समझ में आ रहा है? वी हैव टू वेरी क्लेवर. इसलिए मैंने ऐसे ऐसे चैप्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ जो इजीली हम स्कोर कर सकते हैं. ओके, 10th स्टैंडर्ड के अंदर खाली रट्टोफाई हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी होना बहुत जरूरी है. तो बी वेरी केयरफुल. आई कैन स्टार्ट द चैप्टर. सबने टेक्स्ट बुक ओपन कर दिए है? ओके, प्लीज कीप फ्रॉम नोटबुक एंड पेन विथ यू. जब मैं डेफिनेशंस बताऊंगा आपको और कुछ डेफिनेशन आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज एक्टिविटी आपको सॉल्व करना, यू नो. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी कैन स्टार्ट द हेलो चैप्टर. यस यस, हाँ कर. सर, स्क्रीन में टेक्स्ट बुक नहीं है. हाँ, मैं टेक्स्ट बुक ओपन ही नहीं किया अभी तक. ओके ओके ओके. Okay, now we are doing a chapter number 4. I think everybody have removed. Now I will share the textbook for pages for chapter number 4.
Okay, now everybody can see the chapter number 4 environmental management beta every. Okay, दिख रहा है सबको स्क्रीन पे the first page of the chapter, right? Okay, environmental management. Now what is environmental and what is the management? What is environment? Environment मतलब बेटा the physical factors, the chemical factors and the biological factor which is present around you. जो फिजिकल फैक्टर्स जो प्रेजेंट है, द केमिकल चीज जो प्रेजेंट है, केमिकल फैक्टर्स एंड द लिविंग बीइंग, द बायोलॉजिकल फैक्टर्स, दे ऑल थ्री टुगेदर मेक अ एनवायरनमेंट. तो हमारे आजू बाजू में जो भी चीज प्रेजेंट है, जिसमें फिजिकल भी है, केमिकल फैक्टर्स भी है एंड बायोलॉजिकल मतलब लिविंग बीइंग भी है, दे ऑल थ्री टुगेदर मेक एनवायरनमेंट. एंड व्हाट डू यू बाय मैनेजमेंट? मैनेजमेंट मतलब when I'm managing something मतलब a control of organization. अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ, तो कंट्रोल मैनेजमेंट मतलब आई एम कंट्रोलिंग समथिंग. प्रॉपर वर्ड देखा तो कंट्रोल. तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट मतलब इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे हाउ वी कैन कंट्रोल द एनवायरमेंट एंड हाउ वी कैन organize the environment. Mostly control and organization are two important words for a management. So in this chapter, we are going to learn how to control and organize the environment. Again, environment is very, very important. We are totally dependent on the environment. लिविंग बीइंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट. आज सिचुएशन आप देख रहे हो, हमने एनवायरनमेंट को डैमेज किया, व्हाट वी हैव टू फेस? वी हैव टू फेस अ लॉकडाउन, वी हैव टू फेस अ डिफरेंट डिसीज, वायरस. ये सब हमारा मिस्टेक, हमारा गलती है. कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया, हमने एनवायरनमेंट को डैमेज किया एंड वी हैव टू फेस. वी एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए एनवायरनमेंट मैनेजमेंट का चैप्टर्स इंक्लूड किया है गवर्नमेंट ऑफ बोर्ड एक, बिकॉज दे वांट टू ओके क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट कि क्या क्या स्टेप अपने को करना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट. तभी आपको समझ में आएगा कि एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टूड? ओके, तो लेट अस स्टार्ट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. ओके, नाउ सम क्वेश्चन. द फर्स्ट पेज जो आप देखोगे बेटा, द फर्स्ट पेज वॉट एवर इज गिवन, द फर्स्ट पेज के अंदर टोटली व्हाट वी हैव स्टडीड इन द 9th स्टैंडर्ड का रिकॉल है, पूरा 9th स्टैंडर्ड. द होल थिंग इज व्हाट अबाउट अ 9th स्टैंडर्ड का रिकॉल है. तो व्हेन आई विल गो थ्रू आपको समझ में आएगा. सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? एनीबॉडी रिमेंबरिंग इकोसिस्टम का डेफिनेशन हमने क्या किया था? इकोसिस्टम याद है 9th में था चैप्टर, आई थिंक चैप्टर नंबर 7 में था. व्हाट इज इकोसिस्टम? अ डेफिनाइट जियोग्राफिकल कंडीशंस, any condition which is present around you, a definite geographical conditions where biotic and abiotic factors are present. What is biotic? Biotic मतलब living being. And what is abiotic? Abiotic means मतलब non-living thing. So a definite geographical area formed by a biotic and abiotic factors and where the interaction is taking place between biotic and abiotic. एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया जहाँ पे बायोटिक भी है, एबायोटिक है, एंड द इंटरैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, दैट जोग्राफिकल रीजन और एरिया और कॉल्ड एज अ इकोसिस्टम. अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम? अगेन अगर कोई लिख रहा है तो बता दो, डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया in which biotic and abiotic factors are present and the interaction is taking place between biotic and abiotic is called as a ecosystem. Now what are the okay, let's just first I will do the second question also. Which are the different components? What are the different components of ecosystem? दो ही है, biotic and abiotic. Biotic and abiotic are the different components which make a ecosystem, मतलब living being as well as non-living being. याद रखना, सर्वाइव करने के लिए लिविंग बीइंग के साथ भी इंटरेक्ट करता है और लिविंग बीइंग नॉन लिविंग बीइंग के साथ भी इंटरेक्ट करता है. सर नॉन लिविंग बीइंग के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है? कुछ क्वेश्चन आ गया ना. आई एम टेकिंग ऑक्सीजन, क्या मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ बेटा? यस, आई एम टेकिंग ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल. ऑक्सीजन क्या है? ये बायोटिक फैक्टर्स है. आई एम ड्रिंकिंग वाटर, सर्वाइव करने का, विदाउट वाटर वी कैन सर्वाइव. ओके, वाटर चाहिए कंपलसरी. तो आई एम अ बायोटिक, आई एम टेकिंग अ वाटर. तो बायोटिक टेकिंग अ वाटर, वाटर इज ए बायोटिक, आई एम इंटरैक्टिंग विद ए बायोटिक. So interaction of biotic with biotic as well as interaction of biotic with abiotic together make an ecosystem. And the two main components of ecosystem are living being and non-living being, biotic and abiotic. Now what is ecosystem? Example, the earth itself is a ecosystem जहाँ पे living being और non-living interact कर रहे हैं आपस में. इसके अंदर भी छोटा छोटा इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, टाइगा, टुंड्रा, है ना, ये सब रीजन्स प्रेजेंट है. यहाँ पे
वहाँ पे क्या होगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं. हम इकोसिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, जिसमें आपको ग्रासलैंड मैंने आपको बताया, डेजर्ट, टाइगर, टुंड्रा रीजन आएगा. एंड एक्वेटिक मतलब जहाँ पे वाटर रिलेटेड है. वाटर एक्वेटिक में दो आता है, व्हाट, फ्रेश वाटर सिस्टम एंड मरीन वाटर सिस्टम. So the ecosystem are divided into two types, which are, what are they? Terrestrial ecosystem and aquatic. Terrestrial में again small subgroup है, grassland, desert, tundra, taiga regions, ये सब जो regions आ रहे हैं, these all regions come in a terrestrial ecosystem. And aquatic में दो आता है बेटा, fresh water ecosystem and marine water. So understood? The small pond, lake, river, garden, sea, ये सब क्या है जो आप देखते हो, दे ऑल आर स्मॉल स्मॉल इकोसिस्टम विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ. क्योंकि वो लैंड, क्योंकि वो पॉन्ड, वो लेक के अंदर क्या प्रेजेंट है, लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, और इंटरैक्शंस भी है. तो आजू बाजू एरियाज में आप जो पॉन्ड, लेक, गार्डन जो देखते हो, सब क्या है बेटा, दे आर द इकोसिस्टम. अंडरस्टूड व्हाट आर द इकोसिस्टम एंड द डिफरेंट कंपोनेंट्स. ओके, उसके लिए आई मेड अ स्मॉल वीडियोस फॉर इकोसिस्टम, हम वो भी शेयर करता हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा. तो लेट अस शेयर द वीडियोस ऑफ इकोसिस्टम क्लियर. यस, listen carefully. Welcome to biologyexamsforyou.com. Today the topic of our discussion is what is an ecosystem. In this presentation we will be discussing about what is an ecosystem, different types of ecosystem, components of ecosystem, and examples of ecosystem. First of all, starting with the term ecosystem. The term was coined by A.G. Tansley, a British ecologist. The term eco means the sphere or the region where organisms live, and system is a result of interaction between many components. Now moving to the definition. Let's take an example to make out the definition. This is a pond ecosystem. Let us list out the living beings in this system. There is algae, water plants, turtles, pond snail, freshwater mussel, etc. And these constitute living beings in the system. And there are many physical factors also, like sunlight, temperature, water, dissolved oxygen, etc. All these living beings are interacting with each other directly or indirectly. And also these living beings are interacting with all these physical components or physical factors like sunlight, temperature, water, dissolved oxygen, etc. Therefore, ecosystem refers to the interactions of organisms with one another and with their environment in which they occur. What are the components of ecosystem? So this is a pond ecosystem. Biotic components or the living components of ecosystem include producers. They are the groups that can synthesize its own food by photosynthesis. Producers include algae and water plants. Next comes the consumers. Consumers can be divided into primary consumers that directly feed on the producers like protozoans, crustaceans, secondary consumers that feed on the primary consumers like frog, insects, and also tertiary consumer or the top carnivores that include fishes, snakes, etc. And the third group, the recycling of all these matter or dead decayed matters are recycled back to the system by decomposers. Decomposers feed on dead organic matter, convert it into simple molecules that can be taken up by the plants. It includes bacteria, fungi, and all other microbes. And they are actually the recyclers of nutrients. Now the second component, that is the abiotic component or the non-living component of the ecosystem. That can be divided into inorganic components like carbon dioxide, water, nitrogen, sulfur, calcium, phosphorus, etc. All are nutrients that is essential for life. Second is organic components, and these nutrients are taken up by these groups and converted into biomolecules like protein, carbohydrate, lipid, etc. All are carbon containing compounds. And finally,
The climatic factors like temperature, light, wind, soil, rainfall, etc. In the case of an aquatic ecosystem, water is one of the most important physical factor, where dissolved oxygen, salinity, etc. are important physical factors. Now moving into the different types of ecosystem. Ecosystem can be classified into natural, that include terrestrial ecosystem like grassland, forest, desert, tundra, taiga, tropical rainforest, prairies, savannas, etc. Natural ecosystem, there is also aquatic ecosystem that include marine oceans or freshwater ecosystems like lakes, river, ponds, etc. Then artificial or man-made ecosystem, classical example is aquarium and also crop field. Hope things are clear. Thank you so much for your support. You are with biology exams for I think it's very much clear to everybody about the ecosystem. उसमें उन्होंने उसका एग्जांपल भी बताया, टाइप्स भी बताया. ओके, कमिंग बैक टू द अगेन टू द चैप्टर. आई थिंक वीडियो से बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा. ओके, वेरी मच पार्ट इसका मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन बता दिया था. बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज अ इकोसिस्टम. ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट. नाउ वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. And the next question is, what are the types of consumers? What are the types of consumers? Producers तो एक ही. What are producers? Plants. Consumers बहुत सारे. What are the 4 types of consumers? हम बात करेंगे तो herbivorous. If you want, you can add herbivorous, carnivorous, omnivorous, and decomposers. These are the 4 type of consumer which exist in an ecosystem or an environment. Again, I'm repeating. What are the 4 types of consumers? The consumers are what is herbivorous, then carnivorous, then omnivorous, and decomposers. What are herbivorous? You know, herbivorous मतलब which directly feed on a producers. मतलब बेटा जो directly किसको खाते हैं? Which eat a green plants. जो green plants को खाते हैं directly. Feed a producers. And what are carnivorous? जो herbivorous को feed करते हैं. The organisms or animals which feed on herbivorous are called as a carnivorous. They are also consumers. They cannot make food. Omnivorous मतलब mixed consumers means वो वेज भी खा सकते हैं, नॉर्मली ग्रीन प्लांट्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं, हर्बीवरस को भी कंज्यूम कर सकते हैं. ओमनिवरस ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट एग्जांपल. एंड डिकम्पोजर्स मतलब बेटा बैक्टीरिया एंड फंगाई. जब हमारा डेथ हो जाता है, हमारी बॉडी को कौन डिकम्पोज करता है बेटा? द डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई. They are also play a very important role. इसके लिए गिवरीजन था 9th स्टैंडर्ड में. द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स हमने किया था. वो हमारे बॉडी का जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को किस में कन्वर्ट करते हैं? सिंपल एंड अगेन ऐड इन एयर, वाटर एंड सॉल्ट. नाउ व्हाट आर द क्राइटेरिया? अब सोचो हमने किस क्राइटेरिया पे हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस या डिकम्पोजर्स को डिवाइड किया था? द क्राइटेरिया वाज ओनली वन. व्हाट इज वन? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फूड. मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है. जो ग्रीन प्लांट को खा रहा है उसको हमने हर्बीवरस बोल दिया. अगेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जो हर्बीवरस को खा रहा है फूड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको हमने कार्निवरस बोल दिया. जो दोनों को खाता है फूड, अगेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको हमने ओमनिवरस बोल दिया. और जो डेड बॉडीज को खाता है अगेन फूड, उसको हमने क्या नाम दे दिया? हमने उसको डिकम्पोज. यानी ये जो चारों क्राइटेरिया है इसका क्लासिफिकेशन जो हुआ है इज ऑन द बेसिस ऑफ mode of nutrition, that is food. Clear to everybody? किसी को लिखना होगा तो साइड में लिख सकता है, बिकॉज मैंने पहले ही बताया एक्टिविटी का शीट जो मैं दूंगा उसके लिए आपको खुद आंसर फ्रेम करना है एज पर माय एक्सप्लेनेशन एंड एज पर योर नॉलेज. क्योंकि ये कहीं भी आंसर्स दिया हुआ नहीं रहता है. एग्जामिनर्स भी ये कहीं देख के चेक नहीं करता है. वो आपका जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से गिव्स द मार्क. इजीली इसमें मार्क्स मिलता है, बट शुड बी अ प्रॉपर साइंटिफिक वर्ड होना चाहिए. What may be the relation between the lake and the birds on a tree? Lake है and the tree के ऊपर क्या है? The tree is also near to the lake almost and birds उसके ऊपर बैठा है. तो whether there is a relationship between lake and the birds on a tree? Yes, they are forming a relationship in an aquatic ecosystem. Now what is the relationship? Lake and birds के अंदर क्या relationship है? What can we say? The birds uses the lake water for drinking. उसको water मिल रहा है. Second, it get a food. वो fish को खा रहा है. Yes, fish को खाता है. So the birds get food and water from a lake. So there is an interaction of bird with a lake. Relationship है. The tree जो है, tree is also getting a water from the lake. Definitely उसके roots जो होंगे lake से water लेते होंगे.
एंड ट्री के ऊपर कौन रह रहा है बेटा? बर्ड. तो बर्ड, तो ट्री इज प्रोवाइडिंग व्हाट? हैबिटेट फॉर द बर्ड. रहने का जगह प्रोवाइड कर रहा है, हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है. Yes, tree is providing the habitat for the bird. So there is a direct interrelation between the lake and the birds. The birds is using the lake for food and water. The trees is using the water from the lake, and indirectly the tree is helping the bird to survive by providing the habitat. Understood? There is a relationship, and this relationship is actually an example of aquatic ecosystem. मैंने पहले बता दिया, there are two type of ecosystem, terrestrial and aquatic. Terrestrial मतलब related to the land. वीडियोस में भी बताया गया था, फॉरेस्ट, टुंड्रा, टाइगर, ग्रासलैंड, है ना. दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल, एंड एक्वेटिक मतलब वाटर. क्लियर टू एवरीबॉडी? यू कैन राइट इन द एग्जाम, अगर आ जाएगा तो क्वेश्चंस. यस. नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन food. This is very important. Food chain and food web. I think again food chain and food web we have learned in 9th standard. मैंने आपको बताया, the first page आप देखोगे बेटा is totally related to the 9th standard. Now what is relation between a food chain and a food web? Food chain का मतलब क्या है? Food chain is a definite sequence of interaction. A definite sequence of interaction between producers, consumers, and or decomposers. A definite sequence of interactions between producers of food किधर जाएगा? Consumers, and consumers से किधर जाएगा बेटा? Decomposers. So there is a definite, एक single path and line create हो रहा है, एक definite sequence create हो रहा है, then it is called as a food chain. And what would be the food web? Food web is the interconnection of many food chain. बहुत सारे फूड चेन जो अब इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, एंड दे फॉर्म अ इंट्रिकेट वेब एंड नेटवर्क. व्हेन देयर इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ मेनी फूड चेन एंड दे फॉर्म अ इंट्रिकेट वेब इंस्टेड ऑफ लीनियर. देयर इज नो लीनियर फूड चेन. लीनियर होगा, लीनियर मानी एक स्ट्रेट लाइन अगर फूड सप्लाई हो रहा है तो फूड चेन होगा. यहाँ पे लीनियर नहीं होता है, यहाँ पे इंटरकनेक्शंस होता है. मेनी फूड चेन्स आर जॉइंड टुगेदर. When many food chains are joined together and they form intricate network, okay, they are called as a food web. यहाँ पे there is no linear food chain. Again थोड़ा क्लियर होगा डाउट? फूड चेन एंड फूड वेब इज इंटरकनेक्शन. अगेन इसके लिए भी मैंने एक वीडियो निकाला हुआ है. Already I have explained you. Again, food chain is the interconnection of in which the food is transferred in a single line from producers to consumer and consumers to decomposer. एक सिंगल लाइन में अगर फूड ट्रांसफर होगा तो फूड चेन. एंड एक ही ऑर्गेनिज्म को बहुत लोग खा रहे हैं और सभी का आप इंटरकनेक्शंस बताओगे, एक इंट्रिकेट वेब तैयार हो जाएगा, एंड दैट इंट्रिकेट वेब इज कॉल्ड एज अ फूड वेब. अगेन व्हेन आई विल शो यू द वीडियो, आपका डाउट और बेटर क्लियर होगा. मैंने फूड डिफरेंस बिटवीन फूड चेन फूड वेब का एक वीडियोस निकाला है आप लोग के लिए. लेट्स सी, गो थ्रू द वीडियोस ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब. ओके. Let us start. Food chains and food web. In our earlier session, we learned that an organism depends on one another in series for feeding. This series of organisms at various biotic levels form as a food chain. Each level or step of the food chain form as a trophic level. There are 4 trophic levels. The first trophic level is with autotrophs. They are also called as producers and will be available to next level organisms as food. Example, plants. The second trophic level is heterotrophs, are also called as consumers. Example, grasshopper. The third trophic level is primary consumers, are also called as herbivorous. Example, frog. The fourth trophic level is secondary consumer, or also called as carnivorous. Example, snake. The fifth trophic level is tertiary consumer, or also called as larger carnivorous. Example, eagle. Thus, interaction among various components of environment involves flow of energy from one component to another. As we learned earlier, the energy from autotrophs is transferred to heterotrophs and to decomposers. Thus, it forms as a food chain.
As we learned in our previous chapter, sources of energy, when energy changes from one form to another form, some energy is lost which cannot be used. For example, the green plants on earth capture 1% of energy from sunlight and converts into food energy. When the green plants are eaten by primary consumers, some energy is lost to the environment, some goes into digestion and some in doing work, and the rest goes to reproduction and growth. An average 10% of energy from food will be available for next level of consumers. Therefore, 10% of energy is taken as the average amount of organic matter that is reaches the next level of consumers. Since less energy is available for the next level of consumers, food chains generally consist of only 3 or 4 steps. So, little usable energy remains after 4 trophic levels. Generally, each organism is eaten by 2 or more other kinds of organisms, which in turn are eaten by several other organisms. Hence, the relationship of food chain are shown as a series of branching lines called a food web. Thus, from the energy flow diagram, we can find the flow of energy is unidirectional. The energy that is captured by the autotrophs does not go back to the solar input, and the energy which passes to the herbivores does not come back to the autotrophs. I think very much clear, बहुत clearly बताया what is food chain. When the food is transferred in a single chain, in single line from one organism to another, then it is called as a what? Food chain. And if there is an intricate web, then it is called as a what? Food web. One more PPT I have made, वो भी हम देख लेते हैं एक बार. Food chain, food web और भी clear हो जाएगा. This is PPT. This is not a video. Okay, small PPT we have made. Environmental management. Okay, I'm starting the first food chain. You're seeing the grass is the same diagram which is there in a textbook. Is the same diagram which was there in a what? In a 9th standard. Same diagram. Okay, grass is eaten by a grasshopper, right? So grass को कौन feed कर रहा है? Grasshopper food ले रहा है. Grasshopper is eaten by what? Is eaten by a frog. Again, the food is transferred from grasshopper to a frog. Frog say the food is transferred to the snake. The snake say the food is transferred to the what? To the hog. And when hog will die, it is an apex consumer, top level, so कोई खा नहीं सकता. It will die. It will the decomposer will decompose this body, and again the nutrients which is present in this dead bodies again enter into the soil. Okay, air and water. Again, the green plant will take this. Okay, and again it will start growing. So see, the food is transforming from what? One organism to another in a single line and chain. यहाँ पे कहीं भी interconnections नहीं है organisms का. This is a one single food chain. The food is transferred from one level to another. It is called as a food chain. Clear? So what will be the food web? See the food web. Difference देखो, इसमें बहुत सारे food chain आएंगे. Confuse नहीं होना है. Grass is eaten by a rabbit. Rabbit is eaten by a fox. एक food chain बन गया. This is one food chain. See the second food chain. Grass to rabbit, and rabbit is eaten by some lion or related to the cat family. Then grass is eaten by a grasshopper. Grasshopper is eaten by a bird. Again, it is forming one food chain. 1, 2, 3. ऐसे many food chain. Again, can be eaten by mongoose. Then can be eaten by deer. Deer can be eaten by again cat family. Then grass will be eaten by zebra. Zebra can be again eaten by a cat family. Again, another link of food chain. Nuts are eaten by a monkey, and then monkey देखो bananas and nuts खा सकता है, and monkey can be eaten by some other organism. That will be another what? Food chain. So this is the food web. Many food chains are interconnected, forming a web and a network. Again, this is the 9th standard diagram. 9th standard book में था वही diagram मैंने लिया है कि you can understand much better way and easily. Here you are seeing many food chains. So when many food chains join together, what is formed, beta? A food web is formed.
Understood? Clear to everybody? Okay. That rest we will do. Come again back to the textbook. आई थिंक क्लियर हो गया सबको. फूड चेन एंड फूड वेब एकदम क्लियर हो गया. फूड चेन एक सिंगल लाइन में फूड जाता है, मैंने डेफिनेशन भी बताया. एंड फूड में देयर आर मेनी फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड एंड फॉर्म अ वेब एंड अ नेटवर्क. नेचर में फूड वेब एग्जिस्ट करता है. एक ऑर्गेनिज्म को खाली एक नहीं खाता है, एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स खाते हैं. आई थिंक दैट वीडियोस और पिक्चर्स से आपको फूड चेन और फूड वेब वेरी मच क्लियर हो गया होगा. राइट. तो नाउ वी कैन गो टू द वर्ड. Again we can go to the textbook और आगे हम कंटिन्यू करते हैं. What we have textbook में ओपन करता है. अगेन we can okay, this is textbook. Taking some time to upload. Yes, हो गया. Okay, again we coming back to the textbook. Okay, अब हमने क्या, the first 4 question we have finished. What is ecosystem होगा, हो गया. डिफरेंस भी हमने लर्न कर दिया फूड चेन एंड फूड वेब का. आपको चाहिए तो डिफरेंस बना के भी मैं एक कॉलम फॉर्म में भी दे दूंगा आपको. नथिंग टू वरी अबाउट दैट. किसी को डाउट है बट आपको डेफिनेशन लिखना. डेफिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब. नाउ they have asked the question, think and answer. ठीक है, क्वेश्चन दिखा रहा है think and answer. The question is write the name and category of each of the components shown in the picture. उसका नाम भी देना और कैटेगरी. If you want to write, please copy it. The first is a diagram पे ध्यान दो बेटा. The first क्या है बेटा? It is a grass. और कैटेगरी क्या आएगा बेटा? Producer. You can write, copy कर सकते हो. The name क्या लिखना है बेटा? इसका नाम लिखना है grass and it is a producer. The second is a grasshopper and it is a primary consumer. उसका कैटेगरी क्या लिखना है बेटा? Primary consumer. Understood? This is grass producer, this is grasshopper primary consumer. Then frog के बाजू में आप लिख लो, it is frog, it is secondary consumer. Category is secondary consumer. उसके बाद is a snake which is tertiary consumer. Snake tertiary consumer. And then is the eagle or hawk which is actually a top level consumer which is also called as apex consumer. अब लिख दो apex consumer. And this is your decomposers. इसके अंदर नाम आएगा fungi and bacteria. तो हमने नेम भी लिख दिया and which category they belongs, which भी हमने लिख दिया. And this is the example of food chain. The food is transferred from one organism to another in a single line and a chain. दिख रहा है? इसमें कहीं भी इंटरकनेक्शन नहीं है. इंटरकनेक्शन एक सिंगल लाइन है. एंड इफ इट्स अ सिंगल लाइन मतलब इट इज द फूड चेन. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया. नो व्हाट इज नेसेसरी. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट दिस पिक्चर. इसी पिक्चर को अगर मुझे फूड वेब में कन्वर्ट करना है, व्हाट इज नेसेसरी? व्हाट इज नेसेसरी? मोर एनिमल्स एंड द मोर लिंक. मुझे और एनिमल्स यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा और लिंक्स जनरेट करना पड़ेगा. यानी आई हैव टू जनरेट मोर नंबर ऑफ फूड चेन. अगर मैं और एनिमल्स ऐड कर दूं और लिंक्स ऐड कर दूं एंड मोर नंबर्स ऑफ एनिमल्स ऐड कर दूं और लिंक एंड फूड चेन डेवलप कर दूं, तो व्हेन मेनी फूड चेन विल जॉइन टुगेदर or many links will develop, many interconnection will develop, and that will change into what? Into a food web. तो अगर मुझे इस फूड चेन को फूड में बनाना है तो more number of animals I will have to add, more number of links I will have to add. When many links will join together, many food chain will develop, and you know the definition of food web. The interconnection of food chain is called as a food web. इसलिए why पूछा है तो इसका मतलब many links will form a mini food chain, and many food chain when joined together a food web is formed. Again these questions are very much clear. इसमें मैं क्यों emphasis ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि आंसर आपको लिखना है. Until you are not listening what I am explaining, आप आंसर फ्रेम नहीं कर पाओगे. तो be very careful what I am saying.
Now what is there given in the textbook? You know, we have to read it. मैं सब read करता हूँ, तो मैं read कर रहा हूँ. Ecosystem is formed by biotic and abiotic factors and their interaction with each other. It is a definition of ecosystem. Okay, जो already हमने discuss किया, is formed by biotic and abiotic factors and their interaction with each other. Each factors play an important role in ecosystem. चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो, दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कोई एक चीज का भी एब्सेंस हो गया, दैट इज नॉट, वी विल नॉट कॉल एज द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है. तो बायोटिक भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और एबायोटिक भी इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है. बोथ आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट. मैंने बताया पहला कंज्यूमर को पहला कौन आएगा? प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स आर द ओनली ग्रीन प्लांट्स. पूरे दुनिया में कोई प्रोड्यूसर है तो एक ही प्रोड्यूसर है, विच आर ग्रीन प्लांट्स. बाकी कोई भी प्रोड्यूसर्स में नहीं आते हैं. प्रोड्यूसर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सब लोग इन पे डिपेंडेबल है प्रोड्यूसर्स पे. प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट. हर्बीवर्स में कौन आएगा बेटा? विच ईट द प्रोड्यूसर्स लाइक deer, goat, sheep, cattle, horses, camel. These are the example of producers. Feeding upon producers are also important. Predators मतलब जिनको kill करते, like lion and tiger. These all are important. खाली producer important है क्या? नहीं, herbivores भी important है. How herbivores is important? अगर herbivores का नंबर कम होगा तो प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे. बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर्स तो अच्छे होंगे. सर आप बोलोगे प्लांट तो अच्छी बात है, बट बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हो गए, दे विल स्टार्ट कंज्यूमिंग high amount of carbon dioxide. किसके लिए? For photosynthesis. And they start releasing high amount of oxygen. आपको मालूम है photosynthesis में use क्या होता है बेटा? They use carbon dioxide, sunlight, water, okay, and they release what? They release oxygen. अगर amount of oxygen in the atmosphere is 21% और वो बढ़ गया, again can create a problem. तो प्रोड्यूसर्स को कौन कंट्रोल करता है? हर्बीवोरस. तो हर्बीवोरस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. अगर हर्बीवोरस कम हो गए, प्रोड्यूसर्स का नंबर बढ़ जाएगा. अगेन इंस्टेबिलिटी इन एनवायरनमेंट. याद रखना, एवरीबॉडी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. प्रेडेटर्स लाइक लायन एंड टाइगर. सर क्या ये भी इंपॉर्टेंट है? लायन टाइगर नहीं होंगे तो कुछ प्रॉब्लम होने वाला है. यस, प्रॉब्लम होगा. कैसे? लायन एंड टाइगर किसको कंट्रोल करते हैं? हर्बीवोरस को कंट्रोल करते हैं. द बर्थ रेट ऑफ हर्बीवोरस इज वेरी लार्ज. अगर उनको किल नहीं किया जाए तो क्या हो जाएगा? उनका नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. उनका नंबर्स बढ़ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? दे विल स्टार्ट फीडिंग द प्रोड्यूसर्स इन हाई अमाउंट. और प्रोड्यूसर्स को ज्यादा हाई अमाउंट में अगर लोग क्या करेंगे? फीड करेंगे. द प्रोड्यूसर्स का नंबर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. एंड जब अगर प्लांट्स कम हो जाएंगे, अगेन the level of oxygen and carbon dioxide disturb होगा, and ultimately we will be affected, the ecosystem will be affected, the environment will be affected, which prevent the overpopulation of herbivores are also equally important. A question may arise in your mind whether the caterpillars found in nature, organism present in the filthy places, termites, insects present in the dung are really useful. क्या ये सब चीजें बोलते? insects, termites का क्या यूज है? No, they are also filthy places. मतलब गंदे जगह पे प्रेजेंट है. भले वो गंदे जगह पे प्रेजेंट है, वो खुद गंदे लगते हो, बट दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एनवायरनमेंट. हमारे लिए बहुत यूजफुल है. सर वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है? मैंने आपको बताया. जब हम खाना खाते हैं, दैट इज अ सिंपल सब्सटेंस. हमारा बॉडी क्या करता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. हमारा बॉडी क्या करता है? उसको सिंपल में कन्वर्ट करता है एंड वी गेट अ एनर्जी. व्हेन वी डाई, हमारे बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है. और वो न्यूट्रिएंट्स वापस कहाँ पे एंटर होना चाहिए? एयर, वाटर एंड सॉइल में. अगर वो एयर, वाटर, सॉइल में ऐड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? एयर, वाटर, सॉइल के अंदर द न्यूट्रिएंट्स विल डिक्रीज एंड अल्टीमेटली द प्लांट विल बी अफेक्टेड. क्योंकि प्लांट सारा न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है बेटा? एयर, वाटर एंड सॉइल से लेता है. तो दिस आर डिकम्पोजर्स. वो हमारे बॉडी के जो अंदर के जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल कन्वर्ट करके वापस एयर, वाटर, सॉइल में ऐड कर देते हैं एंड बैलेंस द नेचर, जिससे हमें न्यूट्रिशंस का डेफिशिएंसी नहीं होता है इन फूड चेन एंड इन एन इकोसिस्टम. Okay, however, those organisms are also important. Okay, though they are dirty, they are responsible for cleaning the environment. Very important. They are important for cleaning the environment. It means that our existence is due to these factors present around us. हमारा existence बहुत important sentence है. It means that our existence is due to these factors present around us. हमारा एग्जिस्टेंस क्यों हो रहा है बेटा? बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स. अगर ये फैक्टर्स नहीं होंगे, वी विल नॉट एबल टू एग्जिस्ट. हम एग्जिस्ट भी नहीं कर पाएंगे, हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे. हेंस वी शुड केयर फॉर दिस फैक्टर्स. इसलिए हमको ये फैक्टर्स को क्या करना चाहिए? केयर करना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट. खाली अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए. एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, थिंक इफ अ फॉलन foliage इन अ फॉरेस्ट. फॉलिंग मतलब लीव्स, कलेक्टिव लीव्स. जो लीव्स गिर जाते हैं मालूम है ना,
तो फॉलन लीव्स कलेक्टिवली ऑल द फॉलन लीव्स का साइंटिफिक नेम है foliage. मांगता है तो लिख लेना. foliage का मतलब the leaves, the collective leaves, all the leaves collectively are called as the foliage. Okay, dead trees and carcasses मतलब again the dead body of animals. Carcasses मतलब a dead body of animals. Again I am repeating, लोगों को scientific word समझ में नहीं आता है. Foliage मतलब leaves collectively are called as the foliage, and carcasses मतलब a dead body of animals in around the village has been decomposed for had not been decomposed for years. बहुत सालों तक जो leaves गिरे वो डिकम्पोज नहीं हुए, जो ट्रीज गिरे हैं वो डिकम्पोज नहीं हुए, जो डेड बॉडी के एनिमल्स डिकम्पोज नहीं हुए. क्या this will create a problem to your body or to the environment or to the nature? क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? थिंक यस, प्रॉब्लम क्रिएट. बहुत सालों से डिकम्पोज नहीं हुए. इनके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? व्हाट इज प्रेजेंट? इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट. अगर ये डिकम्पोज नहीं होंगे, इनका न्यूट्रिएंट्स इनकी बॉडी में ही ट्रैप हो जाएगा, और इनकी बॉडी में ट्रैप हो जाएगा, दे विल नॉट एबल टू एंटर वेयर इन अ एनवायरनमेंट, एयर वाटर सॉइल. और एयर वाटर सॉइल में अगर बहुत ईयर्स तक ऐड नहीं हुआ, व्हाट विल हैपन? द मिनरल्स एंड द न्यूट्रिएंट्स इन द एयर एंड वाटर सॉइल विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, एंड फाइनली किसको नहीं मिलेगा? एयर वाटर सॉइल से कौन न्यूट्रिएंट्स लेता है? कौन लेता है? प्लांट्स लेता है. तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स इनफ मिलेगा? नो, द प्लांट्स विल गेट अ लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो क्या प्लांट्स का ग्रोथ इफेक्ट होगा? यस, प्लांट्स का ग्रोथ इफेक्ट होगा, प्लांट्स का डेवलपमेंट इफेक्ट होगा. द नंबर्स ऑफ प्लांट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. और प्लांट पे हम सब डिपेंडेबल है, क्योंकि इस पूरे नेचर में खाली एक ही प्रोड्यूसर है, एंड दैट इज अ ग्रीन प्लांट. तो ग्रीन प्लांट्स को इफेक्ट होगा. फाइनली हर्बिवरस, कार्निवरस एंड देन ओमनिवरस एंड डिकम्पोजर सब इफेक्ट होंगे, एंड फाइनली हम लोग भी इफेक्ट होने वाले, एंड द होल नेचर विल गेट डिस्ट्रॉयड. तो आप देखो, अगर बहुत सालों तक अगर ये सब डिकम्पोज, जो डिकम्पोजिशन होता है डेड बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेचर इज वेरी बैलेंस. हम उसको गॉड का नाम दे या कुछ भी नाम दे, और गॉड या नेचर ने एवरीथिंग इतना बैलेंस किया हुआ है कि एक स्मॉल डिस्टर्बेंस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम. ये सब हमको क्यों बता रहे? वी आर सेइंग कि द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट. जब तक आपको एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस होगा, यू विल नॉट रेस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, यू विल नॉट लव द एनवायरनमेंट. और जब तक आपके अंदर रेस्पेक्ट, लव और उसका वैल्यू समझ में नहीं आएगा, यू विल कंटिन्यूअसली डैमेज द एनवायरनमेंट. और आप एनवायरनमेंट डैमेज करोगे, अल्टीमेटली वी विल हैव टू फेस अ प्रॉब्लम. द करंट सिचुएशन व्हिच वी आर फेसिंग, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं. द लॉकडाउन और कोरोना वायरस, बिकॉज वी हैव डैमेज द एनवायरनमेंट. सोचो एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है. एनवायरनमेंट इज सो इंपॉर्टेंट. तो प्लीज रेस्पेक्ट, लव एंड वैल्यू द एनवायरनमेंट. तो दिस क्वेश्चन समझ में आया? The had been not decomposed yours, then the waste or the nutrients will be get trapped, okay, in a foliage in a forest. Dead trees and carcasses will not enter into air, water and soil, and in air and water soil there will be deficiency of nutrients, minerals, and finally the growth of the plant will be affected, and indirectly the whole system will collapse, the whole food chain and whole food web will get destroyed. अब आंसर फ्रेम सकते हो, अगर आ जाएगा तो यू हैव टू फ्रेम. अंडरस्टूड? वन मोर क्वेश्चन द गिवन डिस्कस जीवो जीवस्य जीवनम. नो, जीवो जीवस्य जीवनम इज अ संस्कृत वर्ड. अब वो संस्कृत वर्ड क्या बताना चाहता है कि एवरी लिविंग बीइंग इज फूड फॉर अनदर लिविंग बीइंग. सिंपल इंग्लिश वर्ड है, एवरी लिविंग बीइंग इज अ फूड फॉर अनदर लिविंग, यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेबल है. जियो मतलब लाइफ, जीवन, जीवसम जीवनम नेक्स्ट लाइफ के साथ इंटरकनेक्टेड, यानी हम सब लोग एक दूसरे पे डिपेंडेबल, यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए फूड है. इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल से आप नॉनवेज चालू कर दो या सबको किल करने लगो, खाने लगो. नो, इसमें और हम लोग प्लांट्स भी खा रहे हैं. प्लांट्स के अंदर भी क्या है? ग्रेन्स, वो भी एक लाइफ है, उसके अंदर भी एक लाइफ है, प्लांट के अंदर भी लाइफ है. तो ऐसा समझना है कि जो भी लिविंग बीइंग यहाँ पे प्रेजेंट है, वो लिविंग बीइंग एक दूसरे पे डिपेंडेबल है, एंड दे आर एक्चुअली द फूड फॉर अनदर लिविंग बीइंग. तो एवरी लिविंग बीइंग इज फूड फॉर अनदर लिविंग बीइंग, और एवरी लिविंग बीइंग इज इंटरकनेक्टेड विद अनदर लिविंग बीइंग. तो समझ में आया बेटा? जियो, जियो से जीने अगर आ गया डिस्कस, उसको बताना है. इट मीन्स कि द वन लिविंग बीइंग इज food for another living being, one living being is dependent on other living being,
ओके अगर कोई भी एक लिविंग बीइंग का साइकिल डिस्टर्ब होगा, द अदर लिविंग विल बी अल्टीमेटली अफेक्टेड. क्लियर? यू कैन फ्रेम द आंसर्स. खुद से फ्रेम करना, यू कैन फ्रेम इट. ओके. नाउ व्हिच आर द ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन? व्हाट आर द ट्रॉपिक लेवल्स? तो पहला प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी consumers, then secondary consumers, then tertiary consumers, then apex consumers, and finally it is decomposers. I'm talking about this. Which are the different trophic levels in a food chain? So the different trophic level in the food chains are producers, then primary consumers, then secondary consumers. चाहे तो लिख सकते हो tertiary consumers, apex consumers, and decomposers. I think I have reviewed. मैंने एक वीडियो टॉपिक लेवल्स के लिए भी बनाया है. Let's go through the videos. टॉपिक लेवल का वीडियो कौन सा? Yes, टॉपिक लेवल का भी वीडियो है. Just we go through these videos. Okay. A trophic level is a step in a food chain of an ecosystem. The organisms in a food chain are classified into their trophic level depending on their feeding behaviour. The number of steps an organism is from the start of the food chain is a measure of its trophic level. So the first trophic level is the primary producers, the organisms which produce their own food, usually the green plants or algae. These organisms are also referred to as autotrophs. From the producers, the second trophic level is the herbivores, the organisms that eat the plants. These organisms are called the primary consumers. They are the first step where nutrients are consumed. Level 3 is carnivores, who eat herbivores. They are eating organisms from level 2, so they are the secondary consumers. Secondary consumers are followed by tertiary consumers. Level 4 is carnivores who eat other carnivores. Level 5 is the apex predators, the top of the food chain, where the organism isn't eaten by other animals. Decomposers are also considered to occupy their own trophic level. They break down dead animal and plant matter, also known as detritivores. These categories are not strictly defined, as many organisms feed on several trophic levels. For example, some carnivores also consume plant materials. Now let's look at the trophic levels in this community. The first trophic level is the primary producers, the grass. Level 2 is the primary consumers, which is the rabbits. The third trophic level is secondary consumers, which in this example is the fox. Followed by the eagle, which is the tertiary consumer, level 4. We've included decomposers as trophic level 5. In this example, it's the fungi. So to summarise, trophic levels are the number of steps an organism is within a food chain. The first trophic level is usually the green plants, the producers. And as you go up a trophic level and you go along a food chain of an ecosystem, you move on to the consumers. And finally, the decomposers. I think it's very much clear. Topic level मैंने बताया, producers, primary, videos में भी एकदम clear ही बताया. Producers, then primary consumer, then secondary, then tertiary, then apex, and last में decomposers. They together form a trophic level. Clear to everybody, better trophic levels, okay? And the last question which is given on the page number 1 is, what is energy pyramid? If you want, you can write down the definition for energy pyramid. An energy pyramid, okay, graphically. See the questions which is given, you will see. ये जो question दिया हुआ है, I'm talking about the last question which is given. What is energy pyramid? याद है 9th standard हमने learn किया था energy pyramid.
द ट्रॉपिक लेवल्स प्रोड्यूसर्स है, फिर छोटा सा बॉक्स हमने बनाया था प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन उसके ऊपर छोटा सा बॉक्स बनाया था सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड देन उसके ऊपर छोटा सा बॉक्स बनाया था हमने ओमनीवरस या एपेक्स कंज्यूमर्स. व्हाट डज बॉक्सेस इंडिकेट? बॉक्सेस क्या इंडिकेट कर रहे हैं? द प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहा है बेटा? प्राइमरी कंज्यूमर्स. व्हाई? फॉर गेटिंग एनर्जी. बट कितना एनर्जी जाता है? याद हमने डिस्कस किया था, और 90% एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल खुद के लिए यूज करता है फॉर सर्वाइवल. सम ऑफ एनर्जी इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड ओनली 10% ऑफ एनर्जी, याद है हमने किया था, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज पास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर. तो प्रोड्यूसर्स का 90% प्रोड्यूसर्स खुद के लिए यूज करेंगे, 10% दे विल पास टू द प्राइमरी कंज्यूमर्स. वो जो 10% है उसका 90% प्राइमरी कंज्यूमर खुद के लिए यूज करेगा, एंड उसका जो 10% कहाँ जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सेकेंडरी कंज्यूमर उसमें से 90% खुद के लिए यूज करेगा, उसका जो 10% विल गो टू द टर्शियरी और टॉप और एपेक्स कंज्यूमर्स. तो आप देखो द एनर्जी विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड फाइनली व्हाट इज डेवलप? अ पिरामिड इज डेवलप. क्या थे? पिरामिड डेवलप होता है. अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो सिंपल डेफिनेशन, व्हाट विल बी द डेफिनेशन फॉर पिरामिड? अगर मुझे लिखना है तो व्हाट इज एन एनर्जी पिरामिड graphically? An energy pyramid graphically represents the flow. Again I'm repeating, an energy pyramid graphically represents the flow of energy at each trophic level, in an ecosystem. The graphical representation, energy pyramid graphically represents the flow of energy, okay, at each trophic level in an ecosystem. उसके लिए भी मैंने वीडियोस निकाला है, आप देख लो चाहिए तो. अगेन द डाउट विल बी वेरी मच क्लियर अबाउट द एनर्जी पिरामिड. ओके, दिस इज फॉर एनर्जी पिरामिड. Every day in nature, energy is being transferred. Energy from the sun is transferred to these plants. And then insects may receive energy from the plants. And then a snake may receive energy from an insect. An energy pyramid is a display of energy flow in a community. The different levels represent different groups of organisms and where they receive energy. Welcome to Moo Math and Science and Energy Pyramids. Let's take a look at an energy pyramid in a typical ecosystem. You will find producers at the bottom of the energy pyramid. Examples of producers are plants. Plants are autotrophs because they use sunlight and photosynthesis in order to produce glucose, which can be converted to energy. They do not rely on other organisms for energy. Plants take sunlight plus carbon dioxide and water to produce glucose and oxygen. Plants make up the base of an energy pyramid. The next layer includes primary consumers. These organisms are herbivores because they eat producers or plants. Examples are insects, cows, horses, and any other organisms that live exclusively on plants. The next level includes your secondary consumers, which include carnivores or omnivores. Carnivores consume primary consumers, and omnivores eat producers and primary consumers. Examples include frogs, lizards, many snakes, and many birds. Above the secondary consumers are tertiary consumers. Tertiary means third level. They consume secondary consumers. This level includes carnivores. Examples would include wolves, lions, and this hawk. Each layer of the energy pyramid is called a trophic level, and as you move up each trophic level, 90% of the energy is lost, much of this to heat, and only 10% is transferred to each layer above it. If you'd like to know more about energy pyramids, this playlist will help, and as always, Moo Math uploads a new math or science video every day. Please. Very much clear. Energy pyramids क्या होता है बेटा? The way the food is transferred, the energy is transferred, producers को primary consumer, then secondary, then tertiary, and you see 90% energy. This graphical representation shows the transformation of energy from one organism to another. And मैंने already बताया है
नीचे का बॉक्स लार्ज है, फिर बॉक्स छोटा होता जाएगा, क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स उसमें 90% एनर्जी खुद के लिए यूज करेगा एंड 10% ऑफ एनर्जी ओनली पास टू द नेक्स्ट कंज्यूमर। उस 10% में का 90% वो कंज्यूमर यूज करता है एंड उसका 10% ऊपर जाता है, तो यू नो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एंड फाइनली अ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। So this is a graphical representation of transfer of energy from one organism to another, जिसको हम energy pyramid बोलते हैं। 10% of energy is transferred, 90% is utilized or lost in the form of heat. Today we have done the first page of environmental management. It already is the revision of 9th standard. ये सारा चीज हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी आपको दिखाया, बहुत डीप में एक्सप्लेन किया। ओके, मैंने बोला भी था बीच में आप लिख भी सकते, बिकॉज अगर मैंने वर्कशीट जब मैं डालूंगा ग्रुप में तो आपको इसका आंसर्स फ्रेम करना पड़ेगा। ओके, मैंने भी पोस्ट इन द ग्रुप, राइट? तो आई थिंक फॉर टुडे इज मोर देन इनफ। एवरीबडी हैव एंजॉयड। जो भी मैंने सिखाया बहुत क्लियरली आपको समझ में आया। सोशल हेल्थ पूरी तरह क्लियर हो चुका है। नाउ सोशल हेल्थ बाजी में हो गया, उसको खाली लर्न कर दो। ओके, नाउ आई विल टोटली डिस्कस ऑन चैप्टर नंबर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। 5 मिनिमम फॉर 5, मैक्सिमम कैन बी फॉर 7। बहुत इजी चैप्टर है, हम 5 to 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बाय लर्न। ओके, तो फॉर टुडे वी आर एंडिंग द क्लास। ओके, बी सेफ। ओके, एंड बीच बीच में जो कोई लाइनिंग कर रहा है ना, जो ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, क्लास में नहीं है उसका मतलब आप कुछ भी करोगे। जो ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, वो करने की कोशिश मत करो। तुम स्मार्टनेस नहीं तो फुलिशनेस शो कर रहे हो। जो भी बीच में लाइनिंग कर रहा है ना वीडियोस में, पीपीटी में, यू आर शोइंग योर फुलिशनेस। तुमको नहीं पढ़ना है, तुम मत पढ़ो। यू कांट डिस्टर्ब टू अदर्स। जो चालाकी कर रहे हो, लग रहा है बहुत मैं स्मार्ट हूँ, सब लोग हंसेंगे, है ना, तो फूलिशनेस है। यू आर नॉट इन द क्लास, मतलब तुम लोग कुछ भी करोगे। मुझे पता है इसमें कोई 1 या 2 जन ही इन्वॉल्व है, बाकी रेस्ट आर वेरी सिंसियर। और कुछ 1 और 2 कारण पूरा क्लास प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए। बी वेरी केयरफुल। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बहुत बार वार्निंग दिया है। तो जब पीपीटी चालू, इतने महीने से हम लोग पीपीटी बना रहे, वीडियोस बना रहे आप लोग के लिए, एंड यू आर मेकिंग अ लाइन इन द पीपीटीज एंड वीडियोस। शेम नहीं है तुमको? वी आर वर्किंग फॉर यू। हम लोग क्यों बना रहे पीपीटीज एंड ऑल? आपके लिए बना रहे। तो बी वेरी केयरफुल। मुझे ऐसी न्यूसेंस चाहिए नहीं क्लास में, प्लीज। जो भी लाइन कर रहा है बीच में। वी आर एंडिंग द मीटिंग टुडे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।